सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। और ये इस प्रकार कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई। तो आंसर होगा 17वें नंबर की, 17th नंबर की। वैसे ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर की बनी है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। क्योंकि आगे मान लो कोई नवरत्न कंपनी है, वो आगे जाकर के महारत्न कंपनी बनेगी तो इनकी संख्या फिर कम हो जाएगी। तो ऐसे कम ज्यादा होती रहती है। तो नंबर नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है। वो तो अभी वर्तमान कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 17वें नंबर की बन गई है, क्योंकि अभी वर्तमान में एट अ प्रेजेंट 16 नवरत्न कंपनियां हैं। तो ये आकर के 17वीं बन जाएगी। कंपनी की अगर हम बात करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, कौन कौन सी नवरत्न हैं, लेकिन पहले कंपनी की बात करते हैं। स्थापना होती है 1979 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। और ये जो कंपनी है, नाम से समझ में आ रहा है आपको, फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। और बाजार में किसान ब्रांड नाम से इसके फर्टिलाइजर की बिक्री होती है, इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। अब एक बार देखते हैं अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो टोटल 13 है। और 13वें नंबर की लेटेस्ट कौन सी बनी थी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वीं बनी थी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया। नवरत्न कंपनियों में हमने देखा ये 17वीं बन गई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इससे पहले बना था रिट्स लिमिटेड, और उससे पहले बनी थी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे की। इसे हिंदी में मातृ पृथ्वी दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस बोलते हैं। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट रहेगी भैया, ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। और इस थीम का उद्देश्य है पृथ्वी पर बढ़ रहे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक करना और प्लास्टिक के विकल्प, उसके ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करना। और अगर आपको याद हो तो 22 की तिकड़ी में आपको याद करवाता हूं। मतलब 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। तो लगातार 3 महीने और उनकी 22 तारीख को ये दिवस होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना, ऐसे याद रखना आपको आसान रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्लेनेट को या किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहते हैं, तो आंसर होगा वीनस को, यानी कि शुक्र को। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह भी ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है। तो चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को ही नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे। और BR अम्बेडकर जी की भी जयंती है 14 अप्रैल को, जिस दिन को हम इक्वेलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, फिर 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे और 21 अप्रैल को एक तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाया। तो ये अप्रैल के अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहां पे किया। तो आंसर होगा भारत के पूर्वी तट पर। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? पूर्वी लहर। किसने इसका आयोजन किया? भारतीय नौसेना ने। कहां पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या रहा? तो क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना। अच्छा, भारतीय नौसेना की हम बात करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से नौसेना की स्थापना की थी। फिर 1950 में भारतीय नौसेना के नाम से इसे पुनर्गठित किया गया था। आप जानते हो भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को।
अच्छा, सबसे अच्छा प्रश्न तो ये रहेगा कि हमारे जो अभी नए नेवल चीफ बने हैं, नौसेना प्रमुख बने हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। किनके स्थान पर? आर हरि कुमार के स्थान पे। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और भारतीय नौसेना की 3 कमानें हैं, देखो उनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में, और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कोच्चि में आपको मिलेगा। अब आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको यहां पे क्या कराऊंगा, पिछले 3 महीने में, या यूं कहूं कि पिछले 3.5 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल आधा निकल गया, इसमें जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने की है, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, वो सारी मैं आपको यहां पे रिवाइज करवाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना। देखो, इस साल की पहली एक्सरसाइज थी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। इसका आयोजन भारत और यूएई के बीच में हुआ था। कहां पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, मतलब पहली बार हमने 2024 में इसका नाम सुना था, क्योंकि इसका पहली बार ही आयोजन हुआ, पहला संस्करण था भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार इसका दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार इसका 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तनसीक एक्सरसाइज, ये भी पहली बार हुआ था, पहला संस्करण, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, ये राजस्थान के बीकानेर में। देखो, इस शीट को मैंने इस तरह से तैयार किया है कि बहुत ही कम स्पेस में आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाए। जैसे कि एक साइड में मैंने एक्सरसाइज के नाम लिख दिए, बीच में किन किन के बीच हुआ ये, और साइड में मैंने यहां पे लिख दिए कि कहां पे हुआ है। और जब आप चीजों का रिवीजन करते हो ना, तो इसी तरह के शॉर्ट नोट्स की आपको जरूरत होती है। वहां ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, एक शब्द ही आपके पूरी एक लाइन कह दे, ऐसा लिखना होता है। और ये कहा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जो उनके शॉर्ट नोट होते हैं, वो केवल उन्हीं को समझ में आते हैं, बाकी को समझ में नहीं आते। तो इस तरह के नोट्स आपको तैयार करने हैं कि बहुत कम जगह में बहुत सारी चीजें समा जाए। जैसे अगला देखो क्या है, वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया इसका, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, ये हुआ था विशाखापत्तनम में। दोस्ती एक्सरसाइज की बात करें, 16वां संस्करण हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहां पे? मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में हुआ। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, ये कहां पे? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत के आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था। कहां पे हुआ? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। एक सेशल्स के साथ हमने भी सेपरेट एक एक्सरसाइज किया था, वो ये है, कौन सा? लमितीय अभ्यास। कहां पे? सेशल्स में ही। टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज भी हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। एक गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, 10 दिवसीय एक्सरसाइज था, ये भारत के कई स्थानों पे हुआ। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज हुआ था, 5वां संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ये उज्बेकिस्तान में ही। और सागर कवच एक्सरसाइज भी पढ़ा था हमने, इसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर के हिस्सा लिया था, ये कहां पे हुआ था? लक्षद्वीप में हुआ था। तो ये 2024 के अभी तक जितने भी एक्सरसाइज हुए, वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए इस एक ही प्रश्न में। और इसी तरह से मैं आपको चीजों का रिवीजन करवाता हुआ चलता हूं, ताकि मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से ज्यादा चीजें डिलीवर की जाए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराया जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पर याद हो जाए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें एक आध बार आप रिवीजन करोगे तो वो याद हो जाएगी। बस कंडीशन क्या रहती है, रेगुलर आपको क्लास में रहना है, छुट्टी नहीं करनी है। और अगर हो सके, जब भी मैं आपको रिवीजन कराऊं, रिपीटेशन कराऊं, तो मेरे साथ साथ बोला करो। बोलने से आपको और जल्दी याद होगा। मुझे पता है आप सब लोगों को मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, लेकिन सब लोग बात नहीं मान रहे, या नहीं मानेंगे, या नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानेंगे उन्हें फायदा जरूर हो रहा होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। तो चलो इसी बात पे अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रांस की एक कार कंपनी है, सिट्रियन उसका नाम है, और इसने अभी किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है सिट्रियन, और इन्होंने अभी भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी की ही अगर हम बात करें तो अभी किन किन प्रोडक्ट्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे? तो एक तो स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने थे,
लेज के बने थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो अभी बने मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था स्पेस इंडिया की बनी थी कौन, संजना सांघी। नीरज चोपड़ा भी एवरीडे जो सेल आते हैं उनके बने थे। बाकी चुनाव आयोग ने अभी सचिन तेंदुलकर को और राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। सचिन को महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया। उसके अलावा सेवलॉन इंडिया ने भी दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन को ही। इन्फोसिस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था 2 खिलाड़ियों को, 2 टेनिस प्लेयर हैं, एक है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं और एक राफेल नडाल हैं जो कि स्पेन के हैं। बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। आई वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुआ था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली ये एक तो भी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने, उससे पहले त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, बंधन बैंक के बने, ड्रीम सेट गो के बने। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया की बनी, गुवी की बनी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने और ऋतिक रोशन ये लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल उसके बने थे। उसके अलावा अभी एडटेक स्टार्टअप कंपनी है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था चेतन भगत को। प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी। बिस्लेरी की बनी थी अभी दीपिका पादुकोण जो कि अभी हुंडई मोटर की भी बनी थी। और रणवीर सिंह ये बोट कंपनी के बने थे। और अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नरेंद्र कुमार यादव जो कि एक IRS ऑफिसर है, तो ये भी ध्यान में रखना। ये सारे अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ये उन्हीं की लिस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव ये कहां पे मनाया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव है, इसे केरल में मनाया जाता है। ये 7 दिनों तक ये चलता है, 7 दिनों तक इसे मनाया जाता है। कहां पे? केरल के त्रिशूर जिले में वडक्कुनथन मंदिर में जो कि एक शिव मंदिर है, वहां पे इस उत्सव को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे केरल के कुछ महोत्सव, कुछ फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, जैसे कि ओणम फेस्टिवल, जैसे कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो अभी हमने देखा, जैसे कि अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। मकर विलक्कू त्योहार यहाँ मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था, तो भी आंसर होगा केरल। अच्छा, आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, इसको ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अच्छा चलो, इसके अलावा कुछ 10 और इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव में मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक अंडूरी महोत्सव हो गया, जिसे मक्खन महोत्सव भी कहते हैं, ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसी तरह से होता है एक हरेली उत्सव, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। चापचारकुट महोत्सव ये मिजोरम में मनाते हैं। एक होजागिरी महोत्सव भी पढ़ा था हमने, त्रिपुरा में है, मतलब त्रिपुरा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन पूछे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। शिरुई लिली महोत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी। एक लोसांग फेस्टिवल भी याद रखना, लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, मैंने रिवाइज कराया, आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा डी गुकेश। तो टूर्नामेंट का नाम क्या है? फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024। कहां पे हुआ? टोरंटो कनाडा में। अभी 3 से लेकर 21 अप्रैल तक हुआ ये। और इसमें पुरुषों में विजेता रहे डी गुकेश, जो ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वे मात्र 17 साल के हैं और ये टूर्नामेंट जीतने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद वे दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे किसको हराया? अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हराया, नहीं नाकामुरा को हराया, हिकारू नाकामुरा। ये तो यहाँ पे हमने पुरुषों की बात कर ली, यानी कि मेंस कैटेगरी। महिलाओं में विजेता कौन रही? तो चीन की तान झोंगी ये विजेता रही है। पुरुषों का ध्यान रखना, वो भारतीय हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डी गुकेश है कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको शतरंज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि एक तो ये याद रखना, हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप जानते हो जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था 1991-92 में इन्हें ही मिला था। वैसे अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी लेटेस्ट 2023 का किसे मिला था? 2 बैडमिंटन प्लेयर को मिला है,
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई, 7.5 लाख मिलते थे पहले, अभी 25 लाख रुपए मिलते हैं, ध्यान रखना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी विश्वनाथन आनंद की, उनका नाम है, मतलब बुक का नाम है माइंड मास्टर। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। अच्छा, अगर पूछें कि हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। अभी आपको याद है 2023 का जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, जिसमें पहले स्थान पे रहे थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, और दूसरे स्थान पे आर प्रज्ञानानंद रहे थे। अच्छा, ये बाकू बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है ये कहाँ पे होना है? बाकू में ही, तो याद रखना। वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? वैसे 20 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में खुलेगी। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न भी यहाँ से कई बार पूछा जाता है, जो आपका चेस बोर्ड होता है, तो वहां से प्रश्न बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं चेस बोर्ड में? तो याद रखना 204 हैं। मैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा हूँ, टोटल इसमें खाने कितने हैं, ब्लॉक कितने, वो नहीं पूछ रहा हूँ, तो प्रश्न पे ध्यान देना। बाकी फिडे की बात करते हैं तो ये पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने का काम करती है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है 1924 और इसके हेड कौन है? अर्कडी डुअर्कोविच, और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद है। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा स्पेन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस यानी कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 की। ये पहली बार हुआ इसका आयोजन, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला एडिशन है। कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना स्पेन में। 10 से लेकर अभी 12 अप्रैल 2024 तक हुआ था ये आयोजन। किसने किया? स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन यानी कि अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया। थीम भी है, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करें, यानी कि डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। और इस सम्मेलन को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और हितधारकों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना। और इस सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो पृथ्वी विज्ञान सचिव हैं एम रविचंद्रन ने। अच्छा, साथ में ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि भारत ने भी अभी हिंद महासागर क्षेत्र दशक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? हैदराबाद में। अच्छा, चलो कुछ और महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अगर पूछे तो ये अभी इसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट अभी ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट अभी गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ था दुबई में। भारत, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। कौन सा संस्करण पूछे तो 46। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ अभी फरीदाबाद में। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था अभी नासिक में। ये सारे 2024 वाले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कैस्पर रूड ने। यहां हम बात कर रहे हैं एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट की। इसको जीत लिया है कैस्पर रूड ने। ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं। किसे हराया इन्होंने? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया, जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं। याद रखना ये पुरुषों का टूर्नामेंट है, इसमें महिलाओं का नहीं होता है, ये केवल पुरुषों का टूर्नामेंट होता है। और ये कैस्पर रूड ने अपने करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 500 लिखा हुआ है ना, इस 500 का मतलब होता है 500 रैंक वाला टूर्नामेंट है ये। मतलब जिसने भी इसे जीता है, जैसे कि अभी वर्तमान में ये वाला तो इन्होंने कैस्पर रूड ने जीत लिया, तो जो जीतता है उसको 500 पॉइंट मिलते हैं। और ये पॉइंट्स से ही डिसाइड होती है खिलाड़ियों की रैंकिंग। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो रैंकिंग में टॉप पर होता है। भाई जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतते जाओगे, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, तो आप अच्छे पॉइंट्स के साथ अच्छी रैंक पे आते जाओगे। तो ये कैस्पर रूड ने अपने करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती है, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि अभी तक जितने भी इन्होंने टूर्नामेंट जीते थे वो सब कम पॉइंट्स के टूर्नामेंट हुआ करते थे।
250 पॉइंट्स के टूर्नामेंट हुआ करते थे। अभी आपको याद हो तो कुछ समय पहले मोंटे कार्लो जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें कैस्पर रूड हार गए थे। वो 1000 पॉइंट वाला टूर्नामेंट था। हम उसको कैसे बोलते हैं? मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट। तो मतलब जिसने भी उसको जीता उसको 1000 पॉइंट मिले थे। और वैसे उसको जीता किसने था? स्टेफानोस सिटसिपास ने जीता था। वैसे ये कैस्पर रूड दुनिया में पुरुषों की टेनिस रैंकिंग में कौन से स्थान पे आते हैं? तो 6ठे नंबर पे आते हैं। इस टूर्नामेंट की बात करें बार्सिलोना ओपन की, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट है। और आपको बता दूं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किन्हें कहते हैं? हम राफेल नडाल को। और राफेल नडाल ने इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड 12 बार जीता है। वैसे देखो, साल में 4 जो आपके टेनिस टूर्नामेंट है वो सबसे ज्यादा पॉइंट वाले टूर्नामेंट कहे जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी वही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अभी केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हुआ है, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं तो इसमें मेंस कैटेगरी का विजेता रहा था जेनिक सिनर, इटली के हैं। वुमेन सिंगल जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मेंस डबल का टाइटल जीता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, जो कि उनके साथी हैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, टेनिस से 2 कप और याद रखना, डेविस कप और एक फेड कप। जो डेविस कप है ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है। अभी इसको इटली ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और जो फेड कप है, जिसे बिली जीन किंग कप कहते हैं, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसको अभी कनाडा ने जीता था, इटली को हराया था। और 2 भारतीयों के नाम और बता रहा हूं, लिएंडर पेस का नाम याद रखना और विजय अमृतराज का नाम। तो ये दोनों अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल जिसका नाम है हवासॉल 1RA3 इसका परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया ने। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है हवासॉल 1RA3। अच्छा, इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने एक विमान भेदी यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। और उस मिसाइल का नाम है प्योलजी-12 मिसाइल। बड़े अजीब से नाम है, लेकिन ध्यान में रखना। और कहां पे किया ये परीक्षण? कोरिया के पश्चिमी सागर में। तो ये जो सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है हवासॉल 1RA3, ये न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है। अच्छा, ये नॉर्थ कोरिया क्यों इतनी मिसाइल टेस्टिंग करता रहता है? इसके कौन दुश्मन है? तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका और साउथ कोरिया, और जापान भी है। और इसके दोस्त कौन है? तो चाइना और रशिया। अच्छा, मैं आपको नॉर्थ कोरिया ले चलता हूं आज, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, क्या हमारे पास भी कोई क्रूज मिसाइल है क्या? क्रूज मिसाइल मतलब क्या होता है? ये ऐसी मिसाइल होती है कि आप एक बार निशाना सेट करके उसे छोड़ दो तो अपने टारगेट पे हिट करके ही मानेगी, जिसे आप फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोलते हो। अगर आपका टारगेट थोड़ा भी इधर उधर मूव करेगा तो आपकी मिसाइल भी इधर उधर मूव करेगी और उसको मार के ही दम लेगी। तो हमारे पास भी कोई क्रूज मिसाइल है क्या? यस है, जिसे आप ब्रह्मोस के नाम से जानते हो। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्यों बोला? इसकी स्पीड के बिहाफ पे हम इसे सुपरसोनिक बोलते हैं, क्योंकि एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक के अंदर वो मिसाइलें आती है जिनकी स्पीड 1 से लेके 5 मैक के बीच में होती है। तो इसकी स्पीड कितनी है ब्रह्मोस की? 2.8 मैक है। मैक मतलब याद रखना, साउंड की स्पीड को हम 1 मैक कहते हैं। और ब्रह्मोस की लगभग जो रेंज होती है वो 290 किलोमीटर है। हमने जो ब्रह्मोस है ये रशिया के साथ में मिलकर के बनाई थी। और इसका नाम कैसे करा, नामकरण कैसे हुआ इसका? हमारी जो ब्रह्मपुत्रा है और रशिया की मॉस्को रिवर है, उन दोनों को मिलाकर के हमने इसका नाम ब्रह्मोस रखा। और हमने अभी किस देश को बेचा इसे? फिलीपींस को बेच दिया। पहली खेप भी हमने भेज दी है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डीप में जाए या कठिन प्रश्न उसको बनाना हो ना, तो वो ये पूछ सकता है कि अभी जो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल के जो पहली खेप भेजी है वो किस विमान से भेजी है? भाई मिसाइलें हैं तो जेब में रख के तो ले नहीं गए होंगे, तो हमने किससे भेजी है ये पूछ रहे हैं। मतलब उस विमान का नाम पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो आंसर होगा C-70 ग्लोब मास्टर। ये उस विमान का नाम है, ध्यान में रखना। अब प्रश्न पे आते फिर से। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की हमने बात करी थी, तो ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया। कैपिटल प्योंगयांग है, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और इसके लीडर कौन है? किम जोंग यून। और आप देखोगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 30th पैरेलल कहते हैं। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे,
कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का निर्यात करने के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। मतलब पूरे भारत में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का एक्सपोर्ट हुआ, उसका निर्यात हुआ, उसका लगभग 33% केवल अकेले तमिलनाडु से हुआ है। दूसरे स्थान पे इसमें कर्नाटक रहा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र रहा। अच्छा, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के बारे में बात करी है कि बताओ किस राज्य से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का एक्सपोर्ट हुआ, तो आपने कह दिया तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टोटल एक्सपोर्ट के मामले में, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से कौन सा राज्य टॉप पर है, तो फिर उत्तर हो जाएगा गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और फिर तीसरे नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? दोनों रैंकिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को देख करके रैंकिंग दूंगा तो पहले स्थान पे तमिलनाडु को रखूंगा। लेकिन अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं कि उस राज्य से जितना भी जो भी कुछ एक्सपोर्ट हुआ है, उस मामले में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हुआ? तो गुजरात से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इसी तरह का एक प्रश्न हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा एप्पल। तो ध्यान रखना वो भी। सो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी, तो प्लीज एक बार उनके साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। बाकी आप क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर सको तो इनकी आप क्विज लगाओ, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी फ्री में, और क्वेश्चन आंसर वाली नहीं, बिल्कुल पैनल वाली पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन अभी नई वाली जो एप्लीकेशन आई है वहां मिलेगी, वो अभी आपको प्ले स्टोर में सर्च नहीं होगी, तो उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके अपनी नई वाली एप्लीकेशन पे चले जाना, उसको डाउनलोड करना, वहां आपको सब चीजें मिलेंगी। अभी तो खैर नई एप्लीकेशन है तो करंट अफेयर्स ही मिलेगा, धीरे धीरे बाकी और चीजें भी आ जाएंगी जो पहले ओल्ड वाली एप्लीकेशन में हुआ करती थी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना? अद्वैत नायर को। फिर आपसे पूछा अभी विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया 21 अप्रैल को। फिर पूछा अभी हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे, उन्होंने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? उज्बेकिस्तान। फिर पूछा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो एप्पल बन गई। फिर पूछा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव बन गए कौन? सौरभ गर्ग। फिर पूछा 6 वर्ष की तक्षवी वाघानी ने किसमें गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो स्केटिंग में। फिर पूछा भारत पे के नए सीईओ कौन बन गए? नलिन नेगी। फिर पूछा अंतरिक्ष विमान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पावुलुरी सुब्बा राव को। फिर पूछा आईपीएल में बतौर विकेट कीपर 5000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। फिर पूछा अप्रैल 2024 में दीपक पारेख ने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। और उनकी जगह कौन आ गए? केक की मिस्त्री आ गए। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।